आज हम बात करते हैं जो 3 जून का जो करंट अफेयर्स है, 2 जून 2020 का करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो एसएससी बैंकिंग है, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट, पीएससी, इन सभी के अंदर ये उपयोगी होता है। तो हम पहले शुरू में बात करते हैं। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए लॉन्च की 3 योजनाएं। 2 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं निम्न प्रकार हैं। तो पहला है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, क्लस्टर स्कीम, इसे EMC 2.0 और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इस योजनाओं से निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है। इससे 2025 तक मोबाइल फ़ोन और उनके पुर्जों के विनिर्माण को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की उम्मीद है। साथ ही ये योजनाएं 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है। इस योजना में भारत में निर्मित माल को 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। दूसरा जो आता है SPCS, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, पूंजीगत व्यय पर 25% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। यह कुछ विशिष्ट सूचियों जैसे कि सेमीकंडक्टर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, प्रदर्शन निर्माण इकाई आदि तक विस्तारित की गई है। फिर थर्ड जो आती है EMC 2.0, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जिसे बोलते हैं हम, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता करेगा। यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने में मदद करेगी। अब हम वर्तमान पे बात करते हैं कि वर्तमान में भारत दुनिया में किस प्रकार है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किस प्रकार अपना वर्चस्व बनाए हुए है। तो उसकी हम बात करते हैं तो भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बनेगा। आज देश में 200 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ हैं। 2014 में देश का विनिर्माण मूल्य 1,90,366 करोड़ रुपए था। आज यह बढ़कर 4,58,000 करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक हिस्सेदारी 2012 में 1.3% से बढ़कर 2018 में 3% हो गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, मोबाइल निर्माता बन रहा है। आगे हम बात करते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस जो 3 जून को मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरण रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मोंटगोमेरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्जैक सिबल्स्की और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा ने याचिका की थी। बाद में प्रोफेसर सिबल्स्की तथा उनकी कक्षा ने सोशल मीडिया के द्वारा इसका काफ़ी प्रचार किया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। इस अभियान को तुर्कमेनिस्तान समेत 56 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करते हैं महत्व क्या है। साइकिल परिवहन का स्वच्छ तथा सस्ता माध्यम है। इससे किसी भी किस्म का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और यह फिटनेस की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे देशों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलती है। रोचक तथ्य की अगर बात करें तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम में 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। यह संख्या विश्व में बहुत सर्वाधिक संख्या है। तो साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। और साइकिल दिवस बनाने के लिए सबसे पहले किसने याचिका दायर की थी? तो प्रोफेसर जो थे सिबल्स्की और उनकी कक्षा ने सबसे पहले ये याचिका दायर की थी। आगे हम बात करते हैं तो ये एक पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए एक दिवस बनाया जाता है। अगले हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल लॉन्च किया।
कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सी टैप को लॉन्च किया है। सी टैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो होता क्या है, सी टैप वैश्विक समुदाय के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। लगभग 30 देशों, संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने सी टैप का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और उपचार को सुचारू रूप से बनाना है। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यह पहल कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वारेडो द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह पहल दवाओं, टीकों और अन्य तकनीकों की खोज में तेज़ी लाने की मदद करेगी और कोविड-19 का उपचार करने में मदद करेगी। पुल के 5 प्रमुख जो तत्व हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला है जिन अनुक्रमों और डाटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण। सरकारें और अन्य फंडर को दवा कंपनियों के साथ समझौते करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संभावित टीके के लाइसेंस लेने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। नैदानिक उपचार और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी अभिनव मॉडल को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से हमने बात की कि इसके पुल जो है वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या इसके प्रमुख तत्व हैं, किस किस स्थिति में ये काम करेगा। तो पहला, जिन अनुक्रमों डाटा का सार्वजनिक निर्माण करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रकट करना है। आगे हम बात करते हैं अगले जो कि खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है 2 जून 2020 को। तो ये खेल मंत्री जो किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के लिए 25 दिन का कार्यक्रम है। इसमें जो सरकारी जो स्कूल होते हैं, जो सरकारी शारीरिक स्कूल होते हैं, उनमें शारीरिक शिक्षा को महत्व देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको चालू किया गया है। महत्व क्या है? शारीरिक शिक्षा शिक्षक और सामुदायिक प्रशिक्षकों की हर बच्चे तक पहुंचने में, उन्हें फिटनेस और सेक्स खेल गतिविधियों में भाग लेने के प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका होती है। भारत सरकार ने लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। इस आंदोलन ने आधुनिक जीवन शैली के विकारों के बीच स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यह कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चलाया गया था? तो WHO के अनुसार 4 में से 1 वैसे सक्रिय नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि हो रही है। इससे केवल शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। तो योगा वगैरह से इसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। जो बीमारियाँ जो फैल रही हैं, जो संक्रामक बीमारियाँ हैं, उनको हम योग वगैरह से, शारीरिक गतिविधियों से, खेल कूद से इसको कम कर सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 11% महिलाएं और 15% पुरुष हाइपरटेंशन के शिकार हैं। उन्हें फिटनेस, व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। तो ये शारीरिक जो गतिविधियाँ, योगा वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें को बढ़ावा देने के लिए हमने ये चालू किया गया है खेल मंत्री के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने लॉन्च की दिल्ली कोरोना ऐप। तो दिल्ली सरकार ने 2 जून 2020 को दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, जो हॉस्पिटल के अंदर बेड और वेंटिलेटर की जो नियमित जानकारी है वो प्रोवाइड करवाएगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा मुख्य रूप से रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। मुख्य बिंदु की बात करें तो दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को दिल्ली के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन शहर में अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह अब गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा। हाल ही में ऐसी शिकायतें मिली कि गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली में पर्याप्त वेंटिलेटर और बिस्तर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो उसको तुरंत जानकारी इस ऐप के द्वारा मिल जाएगी कि कितने बेड और कितने वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। ऐप के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह एप्लीकेशन शहर में वेंटिलेटर और बेड से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। एक व्यक्ति जिसे कोविड-19 उपचार की आवश्यकता होती है वह 1031 पर कॉल करके वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसे दिल्ली में बिस्तर की उपलब्धता की स्थिति के बारे में नंबर डायल करने पर एक SMS प्राप्त होगा। फिर दिल्ली में वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है, तो दिल्ली में कुल 302 वेंटिलेटर है और इनमें से 210 जो है वो खाली हैं। एप्लीकेशन में जानकारी दिन में 2 बार अपडेट की जाएगी। तो इस तरीके से
अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया है, जिसके अंदर बेड, वेंटिलेटर और बेड की जानकारी तुरंत प्रभाव से लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आगे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए 2 जून 2020 को। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए के प्रदान करेंगे। इससे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो भी हैं, उद्योग हैं, को फ़ायदा होगा। और 3,000 से अधिक जो टियर सेकंड शहरों में स्थित हैं, यह ऋण एमएसएमई को किराए के लिए अपने खर्चों को पूरा करने, सामानों की खरीद और वेतन के भुगतान में मदद करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि 1 साल की मोहलत के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋणों का प्रावधान किया जाएगा। ये ऋण वे हैं जो एक अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्मला सीतारमण ने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। और उसी के साथ में आगे हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत सरकार नई STIP विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 तैयार करेगा। इस नीति को बॉटम अप विकेंद्रीकृत प्रक्रिया में तैयार किया जाएगा। नीति के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति भारत सरकार द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि देश और दुनिया कोविड-19 महामारी की समस्याओं से निपट रही है। इस नीति को 4 इंटरलिंक्ड ट्रैक में तैयार किया जाएगा। वे इस प्रकार है। तो 4 इंटरलिंक ट्रैक क्या है? तो फर्स्ट की हम बात करते हैं। इस ट्रैक में व्यापक विशेषज्ञ और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शामिल है। परामर्श विज्ञान नीति फोरम के माध्यम से किया जाएगा। ट्रैक सेकंड की बात करें तो यह ट्रैक विशेषज्ञ द्वारा संचालित विषयगत परामर्शों का उपयोग करेगा। यह ट्रैक साक्ष्य आधारित जानकारी और अनुशंसा को नीति ड्राफ्टिंग समिति को तक पहुंचाएगा। लगभग 21 विषयगत समूह गठित किए गए हैं। ट्रैक थर्ड की बात करें तो इस ट्रैक में मंत्रालय से परामर्श शामिल है। ट्रैक 4 की बात करें तो इस ट्रैक में शीर्ष स्तर से के बहु हिस्सेदारी धारक परामर्श शामिल हैं। इस ट्रैक में औद्योगिक निकायों, संस्थागत नेताओं, वैश्विक भागीदारों और अंतर्राज्यीय परामर्शों को अपनाया जाएगा। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो लगभग 25 पॉलिसी रिसर्च फेलो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े वैज्ञानिक नीति बनाने में शामिल होंगे। इस नीति में कोविड-19 से सीखे गए सबक भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से हमने बात की कि ट्रैक जो हैं वो 4 ट्रैक हैं। चारों ट्रैकों को हमने अलग अलग देखा कि किस ट्रैक में कौन सी नीति अपनानी है, कौन सा उपयोग करना है, किस तरीके से। तो ये मंत्रालय परामर्श के लिए ट्रैक थर्ड है। इसी प्रकार से 4th ट्रैक है। तो अगले हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। तो डेयरी में जो काम करने वाले जो किसान हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है 2 जून 2020 को। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इस योजना के तहत भारत सरकार उन किसानों किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हैं। पशुपालन विभाग ने संबंधित परिपत्रों को आगे बढ़ा दिया है। भारत में दुग्ध संघ से जुड़े करीब 1.7 करोड़ किसान हैं। वे डेयरी सहकारी आंदोलन के तहत पंजीकृत थे। अभियान के बारे में, ये अभियान क्या है? तो इस अभियान के पहले चरण में वे किसान जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं, उनको दुग्ध संघों से जुड़े हैं, उन्हें कवर किया जाएगा और उन्हें किसानों के पास भूमि स्वामित्व के आधार पर पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड है, उनकी ऋण सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। महत्व की अगर बात करें तो इससे क्या महत्व मिलेगा किसानों को? तो किसान क्रेडिट कार्ड अभियान 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को KCC कार्ड प्रदान करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। यह योजना उन किसानों को भी 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता प्रदान करेगी जो कोविड-19 आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार एक किसान क्रेडिट जो डेयरी में काम करने वाले किसानों के लिए एक क्रेडिट कार्ड लेके आ रही है, जिससे कि 5 लाख करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त तरलता प्रदान करेगी किसानों को जो डेयरी फार्म से जुड़े हुए हैं। तो 1.7 जो करोड़ किसान है वो डेयरी
बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डेयरी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जिसके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है, तो उसको उसकी जो लिमिट है, जैसे 2 लाख है, 4 लाख है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, उसको वो ज़्यादा ऋण ले सकता है और अपना बिजनेस सुचारू रूप से चला सकता है। आगे हम बात करते हैं 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया। तो प्रतिवर्ष 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यौन कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, ताकि वे सम्मान का जीवन जी सके। यौन कर्मी क्या होते हैं, जो रेड अलर्ट एरिया में जो यौन संबंध बनाते हैं, उन्हें यौन कर्मी कहते हैं। तो 2 जून ही क्यों चुना गया? 2 जून 1975 को फ्रांस में सेंट निजियर चर्च के पास लगभग 100 यौनकर्मी एकत्रित हुए थे। वे शोषक जीवन स्थितियों के बारे में अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। 10 जून को पुलिस बलों द्वारा उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। तो इसी की याद में 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। भारत में यौन कर्मी कितने हैं, कहाँ कहाँ है? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको नेशनल एड्स कॉरपोरेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 6,37,500 यौनकर्मी हैं। लगभग 5 लाख ग्राहक रोज़ाना रेड लाइट जो एरिया है उसका दौरा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस जो है 2 जून को क्यों बनाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2 जून 1975 को फ्रांस में 100 जो यौनकर्मी थे वो अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए थे, और उनकी मांगों को लेकर ही आगे ये बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, इसी के आगे चर्चा करते हैं आगे। विमल जुल्का समिति ने फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 2 जून 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर विमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है? इस समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म डिवीज़न, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया आदि के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिश की है। इस समिति ने मंत्रालय और इन संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सिफारिश की है, ताकि प्रदर्शन को सुव्यवस्थित किया जा सके। यानी जो फिल्म वगैरह बनती हैं, जो टीवी सीरियल्स बनते हैं, उनका प्रदर्शन यानी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से किया जा सके। सिफारिश में उन्होंने क्या कहा है? इस समिति ने फिल्म प्रमोशन फंड बनाने की भी सिफारिश की है। इस फंड का उपयोग स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को व्यावसायिक फिल्म बनाने के लिए किया जाएगा, और समिति ने राजस्व सृजन को बेहतर बनाने और संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपाय भी सुझाए हैं। तो फिल्म निर्माताओं ने अपने फंड के लिए जो ये स्कीम दी है।